भीषण महामारी के दौर से उभरने लगी है और एक लंबे समय के बाद सभी इस तरह आमने सामने मिलने लग पड़े हैं। फिर भी हमें वैक्सीनेशन के साथ सावधानी भी बरतनी है और कोरोना नियमों का पालन करना है। मैं आपको बता दूं कि प्रभा खेतान फाउंडेशन साहित्य, कला, शब्द, संस्कृति और महिलाओं को मजबूती दिलाने के अभियान से जुड़ा हुआ है। फाउंडेशन ने कोरोना के भयावह दौर में भी गतिविधियां जारी रखी और वर्चुअल कार्यक्रम करते रहे। अब फाउंडेशन की गतिविधियां और कार्यक्रम भारत सहित दुनिया के 30 से भी अधिक देशों और शहरों तक पहुंच चुकी है। अपनी भाषा, अपने लोग, ये मौलिक विचार है जिसे बढ़ावा देने के लिए फाउंडेशन कलम सहित दूसरे कई कार्यक्रम आयोजित करता है, जैसे एक मुलाकात विशेष, लफ्ज, आखर, पोथी, सुर और साथ, द राइट सर्कल और किताब कुछ ऐसे नाम हैं। ये कार्यक्रम सम्मानित लेखकों, कलाकारों और साहित्य प्रेमियों को ऐसा मंच मुहैया कराते हैं जहां ये एक दूसरे से जुड़े हैं, संवाद करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि कलम मेरठ के इस सत्र में वरिष्ठ पत्रकार और चर्चित लेखक संजीव पालीवाल जी आज हमारे बीच मेहमान के रूप में मौजूद हैं। पालीवाल जी टेलीविजन समाचारों की दुनिया का एक चर्चित चेहरा रह चुके हैं और एक एंकर, स्टोरी टेलर और पत्रकार के रूप में पहचान बनाने के बाद अब हिंदी के बेस्ट सेलर उपन्यासकार के रूप में धूम मचाए हुए हैं। अपना नया उपन्यास पिशाच रिकॉर्ड बिक्री का एक अनोखा कीर्तिमान बनाए हुए है। अमर उजाला, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान, न्यूज़ 18, आज तक जैसे कई प्रमुख प्रकाशनों और डिजिटल चैनलों पर इसकी चर्चा लगातार जारी है। आलोचक हाल के दिनों में किसी हिंदी किताब की इतनी बिक्री से भौचक्के हैं तो पाठक इसे हाथों हाथ ले रहे हैं। पिशाच अपने प्रकाशन के दिनों से ही अमेज़न की हॉट न्यू रिलीज में स्थान बनाए हुए हैं। पालीवाल जी लगभग 30 वर्षों से मीडिया में और दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक आज, दूरदर्शन, BITV, IPN 7, न्यूज़ 18, इंडिया TV टुडे जैसे कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों और चैनलों के साथ काम कर चुके हैं। वर्तमान में आप आज तक चैनल में वरिष्ठ कार्यकारी संपादक हैं। आपका पहला उपन्यास नैना पहले 2020 में रिलीज हुआ था और उसने भी खूब प्रशंसा बटोरी थी। इनसे वार्तालाप कर रही हैं मिसेस रीटा राणा, जो कि ट्रांसलैब स्कूल से एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और अब ये अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के साथ काम करती हैं। मैं आप दोनों का अभिनंदन करती हूँ, आप दोनों मंच पे आए। और अपने आप अंदाजा लगाऊंगी कि ये है क्या। तो श्री पालीवाल जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि अभी अभी हमने सुना आप पत्रकारिता के जगत में इतने सालों से हैं, तो ये लेखन में पदार्पण कैसे हो गया? देखिए, मूलतः पत्रकार एक लेखक तो होता है। मैं अपनी बात शुरू करूँ इससे पहले मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और याद करना चाहूँगा अपने सास ससुर को, जिनको मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम वो बहुत खूबसूरती के साथ आयोजित भी करती थी और उनमें हिस्सा भी लेती थी। तो बात मैं कर रहा था कि पत्रकार मूलतः एक लेखक होता है। हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम जो कुछ देखते हैं दुनिया में उसको लिखें, लेकिन वो फैक्ट बेस्ड होता है, उसमें तथ्य होता है कि जो हम देख रहे हैं, जो दुनिया में घट रहा है, उसको हमें लिखना है। लेकिन जब हम नॉवल की दुनिया में जाते हैं, उपन्यास की दुनिया में जाते हैं, तब हमारा सहारा हमारी कल्पना होती है कि हम कितना दूर तक सोच सकते हैं और क्या सोच सकते हैं।
तो मेरे मन में ख्वाहिश काफ़ी वक्त से थी कि मुझे कुछ लिखना है, कुछ ऐसा लिखना है जो समाज के साथ कनेक्ट कर सके, क्योंकि उपन्यास भी कोई दुनिया से अलग चीज़ नहीं है, कोई इसी दुनिया में। इस दुनिया में जो कुछ घट रहा होता है, कुछ लोग पहले देख लेते हैं, कुछ लोग उनका एक नया मतलब निकाल के इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं जो लोगों को और अच्छा लगे, जिससे उनका मनोरंजन भी हो, लेकिन वो उन्हें सोचने को मजबूर करते हैं। एक अच्छा उपन्यास के लिए लगता है, तो वही एक कोशिश की। मुझे लगता था कि मैं अच्छी कहानी कह सकता हूँ, मैंने कहानियाँ कहने की कोशिश की। तो अब पिशाच की बात करें, इसमें अपराध की पराकाष्ठा है, द अल्टीमेट ऑफ क्राइम। इसको क्राइम थ्रिलर कहा गया है, और इस पुस्तक के पहले पन्ने से और आखिरी पन्ने तक आप इसको छोड़ नहीं सकते। जिज्ञासा बनी रहती है कि अंत में क्या होता है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी या कोई ऐसा अनुभव हुआ जिसकी वजह से आपने पिशाच में जो पात्र हैं वो बनाए? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कुछ घटा हो या किसी के साथ घटा हो, लेकिन जो पिशाच है ऐसे न जाने कितने पिशाच हमारे समाज में हैं। हम सुनते हैं, हम जानते हैं, पर हमारे समाज की दिक्कत ये है, इस भारतीय समाज की, वो शुतुरमुर्ग की तरह है, वो मुंडी दबा देता है, वो उस पिशाच को देखने को तैयार नहीं होता। उसको लगता है कि दबा दो सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब कुछ सब कुछ खत्म नहीं होता। उस चक्कर में क्या होता है, पूरे के पूरे परिवार खत्म हो जाते हैं, जिंदगियां तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन ये जो पिशाच है, इसमें जो स्टोरी है, जो मैंने फ्रंट पेज पे भी लिखा है, एक फेसबुक पोस्ट का हाई प्रोफाइल मर्डर, वो फेसबुक पोस्ट सच्ची है। वो फेसबुक पोस्ट किसी ने लिखी थी, मैंने उसको पढ़ा, और इस पिशाच का जन्म उसी फेसबुक पोस्ट को पढ़ने के बाद हुआ है। तो आपका जो प्रश्न का सेकंड पार्ट था, क्या वो घटा है, तो किसी के साथ तो घटा था, और जब वो एक इंसान निकल के आया ना, तो ऐसे 10-20 लोग और निकल के आए। तो घटना का ताना माना उस एक पोस्ट से बुना गया था, जिसको मैंने अपने ऑफिस में देखा और मेरी नज़र पड़ी, और मैं उसको पढ़ता रह गया। ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो सकता है, कौन हो सकता है? फिर मैं सोचता रहा, पूरी स्टोरी बना। अब देखिए, माइक से और कलम तक, पत्रकारिता से और लेखन की दुनिया में क्या कमाल किया है इन्होंने कि एक फेसबुक पोस्ट से पूरी कहानी रच दी। जब हम सुबह की चाय पीते हैं तो साथ में उस दिन का समाचार पत्र, उसके पन्ने पलटते रहते हैं, और पता नहीं क्यों अनायास हमारी नज़रें ऐसे समाचार पर टिक जाती हैं, लूट, चेन लूट ली, हत्या कर दी या बलात्कार हो गया। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप इसका ताना बाना बुन रहे थे, क्या आपने अपराधी की मानसिक दशा क्या होती है, क्यों करता है वो ये अपराध, इसकी तह तक पहुँचने की कोशिश की? नहीं, मैं उस डायरेक्शन में नहीं गया, क्योंकि मेरा वो इंटेंशन नहीं था कि जिस इंसान के बारे में वो कहानी लिखी गई थी कि मैं उसकी ज़िंदगी को खंगा लूँ। मेरा मकसद ये था कि मैं उस समस्या पर बात करूँ। अपराधी की मनोदशा को डिस्कस करना या सोचना या लिखना नहीं था, लेकिन जो उसके पीड़ित हैं उन पे क्या गुजरती है, वो मेरा मकसद था। वो इस कहानी के अंदर आपने पढ़ा है तो अच्छे से समझा होगा कि वो किस दौर से गुजरते हैं। उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता, कोई समाज उनके लिए आता नहीं, कोई इंसान निकलता, वो बिल्कुल अकेले होते हैं, साथ में रह के भी अकेले। तो सबसे बड़ी मुश्किल उस तरीके के लोगों के साथ ये है। तो अपराधी की मनस्थिति इस उपन्यास में जरूरी नहीं था, इसलिए मैंने उस पर नहीं गया कि वो क्यों करते हैं, बट पीड़ित क्या करते हैं, वो कैसे गुजरते हैं, वो इसका हिस्सा है। ये भी बहुत अच्छा एंगल है कि जो पीड़ित हैं उनकी मनोदशा क्या होती है और उनकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आता। तो ये एक तरह से हमारे समाज की कुरीति है, जो शायद आपने कुरेदी है या ढूंढने की कोशिश की है। अब मेरा पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद एक ही सवाल बार बार आता है, काली।
काली जो आपने एक पात्र इस पुस्तक में रखा है, ज़्यादा नहीं मैं बताऊंगी, आप स्वयं पढ़ें और खुद पता लगाएं। इसका कोई पौराणिक संदर्भ है, सम माइथोलॉजिकल रेफरेंस? नहीं, इसका कोई माइथोलॉजिकल रेफरेंस नहीं है, मैंने ऐसी कोशिश भी नहीं की थी उसको। लेकिन क्योंकि काली नाम से एक बहुत ही फियरलेस लड़की की इमेज मेरे दिमाग में आती थी, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नाम रखूंगा लेकिन काली रखूंगा तो काली से सीधा आता है कि जो है वो बहुत फियरलेस है, वो लड़ सकती है, भिड़ सकती है, अपने साथ हुए नाइंसाफी का बदला ले सकती है, क्योंकि उसको बदला लेना था, इसलिए वो नाम आया था। माइथोलॉजी के हिसाब से मैंने सोचा नहीं था, ना ही एक लाइन भी उस बारे में मैंने लिखी है, उसका जिक्र भी किया है। तो काली हिम्मत वाली लड़की है और वो इस दुनिया में आई है और उसको बदला लेना है अपने साथ हुए अत्याचार का। अब उसमें कुछ और पात्र हैं, वो समाज सारे महिला पात्रों के नाम मत लीजिएगा, बस आप बाकी किसी का नाम ले लीजिएगा, नाम किसी के नहीं ले लेंगे। तो अब इसमें क्या है, क्योंकि काली वॉज वेरी इम्पोर्टेंट, वो कहानी का मेन स्टेज जैसे होता है। ये असल में समाज का जो दरिंदे हैं समाज में, उनको एक तरह से उनका पर्दाफाश किया है। बहुत ही सराहनीय काम है। कोई लेखक इस क्षेत्र में पैर भी नहीं रख सकता जिस तरह से पालीवाल जी ने उनका पर्दाफाश किया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पाठकों के लिए क्या संदेश है इसमें? देखिए, पहले तो मैं बताऊं, ये एक क्राइम थ्रिलर है। हमारे देश में क्राइम थ्रिलर बहुत कम लिखा जाता है, गिने चुने लोग लिखते हैं, हिंदी में तो कोई लिखता ही नहीं है। जबकि एक ज़माने में हम जिस ज़मीन पे बैठे हुए हैं, इस ज़मीन पे मेरठ में 20-25 लोग सिर्फ और सिर्फ क्राइम फिक्शन ही लिखा करते थे इस ज़माने में। फिर धीरे धीरे उस क्राइम फिक्शन को ख़त्म कर दिया गया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बहुत डाउन मार्केट है, ये तो बहुत ख़राब चीज़ है, इसको क्यों पढ़ना है, घर में किसी को पढ़ना नहीं चाहिए। वेद प्रकाश शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, परशुराम शर्मा, वेद प्रकाश काम्बोज, ये सब मेरठ से ही निकले थे, पॉकेट बुक्स जो उनकी आया। धीरे धीरे वो सब खत्म हो गए, नए राइटर्स पैदा नहीं हुए। पूरी दुनिया में क्राइम फिक्शन रोमांस के बाद सबसे ज़्यादा वही किताबें लिखी हैं। आप वेब सीरीज़ अगर देखते हैं, सबसे ज़्यादा आपको क्राइम सीरीज नज़र आएंगी उसमें। लेकिन हिंदुस्तान में क्राइम सीरीज लिखने वाले खत्म हो गए, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ में आता। मुझे एक ही रीज़न समझ में आता है, जो आपने कहा, आप अपना न्यूज़पेपर जब उठाएंगे, सुबह खोलेंगे, दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, हिंदुस्तान हो, ये 3 पेपर शायद यहाँ आते होंगे, और प्लस टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स होगा, तो उसमें 3 या 4 पेज जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्राइम होगा और कुछ नहीं दिखेगा। हर पन्ने के ऊपर आप लिखेंगे, तो या तो हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा क्राइम हो गया कि हमने उस क्राइम को पढ़ना ही बंद कर दिया और लोगों ने लिखना बंद कर दिया। लेकिन क्राइम लिखना एंटरटेनमेंट के लिए है, उसमें एंटरटेनमेंट है। तो जब मैं ये किताब लिख रहा था तो मेरा मकसद लोगों को एंटरटेन करना। मैं चाहता था कि उनका मनोरंजन हो। जो लोग वेब सीरीज देखते हैं वो किताब क्यों नहीं पढ़ सकते? अगर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्राइम फिक्शन लिखा जाता है तो हिंदुस्तान में क्राइम फिक्शन क्यों नहीं लिखा जाता? हम अपनी ज़बान में क्राइम फिक्शन क्यों नहीं लिख सकते? एक आदमी है जो क्राइम फिक्शन लिख रहा है, जिसने पहले रोमांस लिखा और उसके बाद वो, उसका नाम है चेतन भगत, तीसरी किताब उसकी क्राइम फिक्शन की आ रही है। रोमांस से शुरू किया था और अब वो क्राइम में आ गया। क्यों? क्योंकि उसको भी समझ में आ रहा है कि क्राइम का मार्केट बहुत बड़ा है, लोग पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। लेकिन क्राइम में सिर्फ ये नहीं होता उसने उसका गला काट दिया, एक गुंडा है, एक बदमाश है, कोई एक माफिया है। क्राइम वो नहीं होता है। ये जो किताब है पिशाच, ये दरअसल हमारे आज के समाज की शाबाश बेटा, क्राइम हो रहा है। ये आज के ज़माने के हमारे भारतीय परिवारों की कहानी है। उसमें जो लोग हैं वो हमारे आप जैसे लोग हैं जो अपराध की दुनिया में चले जाते हैं, मजबूर कर दिए जाते हैं। उनका मकसद नहीं था अपराध करने के लिए, लेकिन वो मजबूर हो जाते हैं। तो ये दरअसल जो किताबें हैं, इसका मूल मकसद लोगों का मनोरंजन करना है, एंटरटेन करना है और उनको इंफॉर्मेशन देना है, जानकारी देना है कि वो समझें कि घटना क्या घट रही है। इस पूरी किताब में आज जिस तरीके से बच्चे डील करते हैं अपने फ़ोन के साथ, इंस्टाग्राम के साथ, सोशल मीडिया के साथ,
वो उतनी देर फोन पे बात नहीं करते हैं जितनी देर उसकी खट 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 उनकी उंगलियां घूम रही होती हैं। तो अगर आप देखेंगे पूरा जो नैरेटिव है इस नॉवल के अंदर वो सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है। अगर और टीवी मीडिया तो है, आई एम श्योर आप टीवी मीडिया पे जरूर अभी आएंगी तो उसको मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर। तो यही है और कुछ नहीं है। उपन्यास का मकसद सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन करना और लोगों को जानकारी देना, इंफॉर्मेशन देना। इसमें अब रह कर मुझे वापस, क्योंकि अभी हाल में पढ़ी है तो कुछ उसका प्रभाव तो रह ही जाता है। इतनी ग्रिपिंग स्टोरी है इसमें। ये एक तरह से समाज का जो घिनौना मुखौटा है वो उतार देता है और उसके नीचे से जो सरल स्वभाव है वो दिखाना चाह रहे हैं। क्या जी बिल्कुल सही पढ़ा, एकदम सही पढ़ा, बिल्कुल सही पढ़ा। देखिए समाज में सब तरीके के लोग हैं। लोग ब्लैक एंड वाइट नहीं होते। हम में से कोई भी ये नहीं है कि वो बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है। हम सब में कहीं ना कहीं कमियां हैं। तो मेरे जो किरदार हैं, जो मेरे पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं, उन सब की अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ग्रे है, सबका कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। मैं बार बार कहता हूँ आप किसी को मुकम्मल तौर पर कभी नहीं जान सकते। हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे को कभी नहीं जान सकते। माता पिता नहीं जान सकते कि बच्चा क्या कर रहा है, ना बच्चा बताता है माता पिता क्या कर रहे हैं। तो सब कुछ कोई ना कोई, हर कोई कुछ ना कुछ छुपा के रखता है। वही इन किरदारों का है। ये सब ग्रे शेड्स में जीते हैं और उसी में उनका अंत होता है या वो विजयी होते हैं। तो जब तक अध्यापन के बारे में नहीं पूछा तो ऐसा लगता है कुछ अधूरा रह गया। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ संजीव जी कि क्या किसी अध्यापक या गुरु ने आपको किसी भी तरह प्रभावित किया हो जो आपकी लेखनी में आ गया? याद करिए कोई। देखिए, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे मिले और बचपन से मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। हमारे घर में एक परंपरा थी पढ़ने की। हमारे घर में न्यूज़पेपर शुरू से आता था। पापा थिएटर करते थे तो थिएटर की भी किताबें थी और पढ़ाया करते थे। कोचिंग सेंटर चलाते थे तो हिंदी लिटरेचर की भी किताबें थी। माँ को शौक था तो माँ सरिता मुक्ता भी पढ़ती थी, शिवानी के भी नॉवेल पढ़ती थी और गुलशन नंदा और रानू भी पढ़ा करती थी। जो सबसे ज़्यादा उस ज़माने में गुलशन नंदा की नॉवेल्स आया करती थी और उनमें सबसे ज़्यादा फिल्में, अगर इस हिंदुस्तान में किसी एक राइटर पे सबसे ज़्यादा फिल्में बनी हैं किसी किताबों पर तो वो हैं गुलशन नंदा। उनकी किताबों के लिए लोग वेट किया करते थे कि भाई किताब छापो जिससे हम फिल्म बनाएं। उनका तो ये सिचुएशन है। जो मेरा राइटिंग स्टाइल है, जो मैं जिस तरीके से लिखता हूँ, अगर आप देखेंगे तो मैं बहुत छोटे छोटे सेंटेंस लिखता हूँ और बहुत सामान्य ज़बान में लिखता हूँ। वो ज़बान जिसमें हमारा बात करते हैं। हमारे देश के राइटर्स के साथ एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि जब वो बात करते हैं तो अलग ज़बान में बात करते हैं और जब वो लिखने बैठते हैं तो उनकी ज़बान बदल जाती है। शैली सरल है आपकी, बहुत आसान है, जिसमें आप किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं। उसको हो सकता है सिर्फ अंग्रेजी आती हो, हिंदी ना आती हो तो भी वो समझ सकता है और अगर वो अनपढ़ है बोलने में वो समझ लेगा। ये मेरे को ट्रेनिंग मिली थी टीवी में। जब मैं पहली बार टीवी में आया था 1993 में, मैं जब टीवी चैनल मैंने ज्वाइन किया, मैं उससे पहले न्यूज़पेपर में काम करता था। मैं अपनी कॉपी लिख के लेके मेरे बॉस थे, उन्होंने मेरी कॉपी पढ़ी, उन्होंने फेंक दी। कहीं किसके लिए लिख के लाए? मैंने कहा सर हम तो ऐसे ही लिखते हैं, न्यूज़पेपर से आए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ को समझ में आएगी तुम्हारी कॉपी? कितना पढ़ी है तुम्हारी माँ? मैंने कहा मेरी माँ पढ़ी, वो प्रथमा द्वितीय उस जमाने में रतन होता था, पढ़ी। तुमको समझ में आएगी उनको? मैंने कहा पता नहीं मुझे। तो बोले एक बात याद रखो, जब हम टीवी में लिखते हैं तो ज़रूरी नहीं है जो टीवी बंदा देख रहा है वो पढ़ा लिखा हो, वो अनपढ़ भी हो सकता है लेकिन वो सुनता है। तो आपकी ज़बान ऐसी होनी चाहिए जो कोई भी समझ ले। अगर चेन्नई में बैठा इंसान भी आपकी हिंदी सुन रहा है, टीवी स्टेशन वहाँ पहुँच रहा है। 1993 की बात कर रहा हूँ, जब तक इस देश में कोई प्राइवेट टीवी चैनल लॉन्च नहीं हुआ था। पहला टीवी स्टेशन, प्राइवेट टीवी स्टेशन 1994 में लॉन्च हुआ था। तो 94 में हमको ट्रेनिंग दी गई थी कि ज़बान ऐसी होनी चाहिए जो हर कोई समझ ले। लफ्ज़ ऐसे होने चाहिए जिसका मतलब जो हो वो सीधा उस तक पहुँचे। अगर आपके शब्द में कहीं कुछ ऐसा है कि उसको डिक्शनरी देखनी पड़ रही है तो समझ लीजिए बतौर लेखक आप फेल हैं। एज ए जर्नलिस्ट आप नाकाम हैं।
वही कोशिश मैंने अपने उपन्यासों में की, पहले नैना में, दूसरा इसमें। आपको हिंदी का प्रकांड विद्वान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ से शुरू करेंगे, वहाँ खत्म कर देंगे, एक बार भी आप कहीं नहीं अटकेंगे कि ये क्या भाषा है। तो मेरे गुरु मेरे साथ काम करने वाले हैं, जिनसे मैंने सीखा है और जिनको मैंने पढ़ा है। या सीनियर या ट्रेनर या टीचर, कुछ भी कह लीजिए, उनका प्रभाव इनकी लेखनी पर है। यही मैं सुनना चाहती थी कि कहाँ से ये सब जी। शुरू हुआ। बहुत ही बढ़िया। अब एक बहुत ही थोड़ा टेढ़ा सा सवाल है। किसी भी पुस्तक में कहीं ना कहीं कोई अंश आत्मकथा से जुड़ा होता है, ऑटोबायोग्राफिकल कंटेंट होता है। क्या ऐसा कहीं कोई झलक पिशाच में? पूरा पिशाच पूरा पिशाच में जितना टेलीविजन सीन है वो सारे तो हमारी आंखों के सामने के हैं। अगर आप उसको देखें, आपने पढ़ा होगा, तो टीवी स्टेशन अगर आप उसको पढ़ लें तो आप देख लेंगे कि आपके टीवी चैनल में क्या चलता है। अगर आप लगातार टीवी के व्यूअर हैं, आप रोज न्यूज़ देखते हैं, अगर आज के दौर में भी, तो आप समझ सकते हैं कि उस किताब में क्या लिखा गया है। मैं खुद टीवी में काम करता हूँ, मेरे सामने करती हैं चीज़ें। इस पिशाच में एक चीज़ और है, जिनको पता नहीं क्या चल रहा है टीवी सेंटर्स में, चैनल्स में, बिहाइंड द कैमरास, वो सब इसमें दर्शाया गया है। इट्स अ वेरी आपको समझना है बैकग्राउंड जो आप देखते हैं हाँ, वो कैसे देखते हैं, वो जो प्रेजेंट किया जाता है उसके पीछे का थॉट क्या है, किस तरीके के लोग पीछे बैठ के डिस्कशन करते हैं, कैसे खबर बनानी है, कैसे नहीं बनानी है, किसको छोटा करना है, किसको बड़ा करना है, या एक ही न्यूज़ दो अलग अलग चैनलों पे दो अलग अलग तरीके से कैसे नजर आती है। ये भी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब मैं जानना चाहूँगी कि आप में से श्रोतागण कुछ पूछना चाहेंगे श्री पालीवाल जी से। पुस्तक तो शायद आपने अभी पढ़ी नहीं पढ़ी, पर कुछ अंदेशा तो हो गया होगा। मैं बता देता हूँ दरअसल कहानी क्या है, इसलिए आपको अंदाजा लग जाए। एक बहुत बड़े राइटर का मर्डर हो जाता है। वो राइटर इतना बड़ा है कि अपने ज़माने में वो प्राइम मिनिस्टर्स को भी कुछ नहीं समझता था, और उसका मर्डर होता है, और जो उसका किलर होता है वो क्राइम सीन क्रिएट करके जाता है, उसकी बॉडी को इधर उधर काट पीट देता है और दीवार पे पीछे लिख जाता है पिशाच, और उसको सोफे पे बैठा के चला जाता है। अब सवाल ये है कि उस इतने बड़े आदमी को, जिसकी उम्र 75 साल की है, 75 ईयर्स का है, किसने कत्ल किया और क्यों कत्ल किया, यहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। और इसके बाद एक के बाद एक 3-4 मर्डर और होते हैं। कातिल की तलाश होती है, कातिल टीवी स्टेशन को ढूंढता है, टीवी स्टेशन से बात करता है, और जैसा कि हमारे देश में होता है, स्टोरी में तमाम ट्विस्ट आते हैं, जो ट्विस्ट आजकल हम देखते हैं कि उसमें पाकिस्तान भी आएगा, उसमें हिंदू भी आएगा, उसमें मुसलमान भी आएगा, उसमें हर वो एंगल आएगा जो एंगल आप अपने टीवी चैनल के ऊपर रोज देख के अपना सर पिटते होंगे कि ये हम कर क्या रहे हैं और हो क्या रहे हैं। ये स्टोरी है। लेकिन इस स्टोरी के अंदर जिस तरीके से कहानी घूमती है, आगे बढ़ती है, एक एक करके जब समझ में आता है कि दरअसल मर्डर हो क्यों रहे थे, किस लिए हो रहे थे, तब चैन से हम नहीं बैठ पाते। जैसा मैंने बोला, शुरू करने के बाद आखिरी दम पे, आखिरी पेज पे ही जाके रुकते हैं कि दरअसल ये हुआ क्या है। आप कुछ पूछना चाहेंगे? बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ सर। सर मेरा एक सवाल, मेरी 2 बातें हैं आपसे जो मुझे करनी है। पहला तो आपने अभी बताया कि उपन्यास आप कल्पनाओं पे आपने बहुत बड़ी कहानी फेसबुक पोस्ट से लिखी। तो एक बात पर प्रकाश ये डाली है सर कि कुछ लेखक, जैसे उदाहरण के लिए अगर कहूँ तो दिव्य प्रकाश द्विवेदी, वो ये कहते हैं कि कोई भी उपन्यास, कोई भी कथानक, कहानियाँ झूठी नहीं होती, जो कुछ भी होता है सब सच होता है, वही हम लोग लिख पाते हैं। और आप उसको कहते हैं कि कल्पनाओं से लिखा जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं हम जो नए लोग लिखने की कोशिश में हैं, या मन में उथल पुथल मच जाती है कि कल्पनाओं से लिखा जाए या जो हमारे पास समसामयिक घट रहा है वो लिखा जाए। तो इस पर तो आप प्रकाश डालिए। सवाल ये कि क्या है ना, दोनों तो उसके सबसे पहले तो एक स्टोरी होनी चाहिए। हाँ। वो स्टोरी आपको
न्यूज़पेपर में भी मिल सकती है, अपने आसपास में मिल सकती है। कोई भी कहानी हवा में नहीं होती है, कहानी तो आसपास की ही होती है। वो दिव्य प्रकाश जो मैंने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि आप अपने अनुभव से ही तो कहीं जानोगे ना कि हो क्या रहा है। जो कुछ घटा होगा वही तो आपके जहन में आएगा। आप इतने बड़े अगर हैं कि आप समझ सकते हो कि 10 साल के बाद क्या होगा तो अलग बात है, बट हम सब लोग की एक सोच एक लिमिट तक ही जाती है और वो तब जाएगी जब हमको एक सिरा मिलता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये पूरा उपन्यास सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट देखकर क्रिएट हो गया। तो फेसबुक पोस्ट असली है और वो एक पूरी कहानी बन गई। तो आप दिव्य प्रकाश दुबे ने जो शुरू के 2 नॉवेल लिखे, वो नॉवेल उन्होंने कहाँ के लिखे? क्योंकि वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, अपने हॉस्टल में जो उनके साथ होता था उसके ऊपर अपनी लव स्टोरी, अपनी कहानियाँ उन्होंने वो कहानी कह दी। अब लव स्टोरी जरूरी नहीं कि सारी वो उनकी खुद की हो सकता है, उनके किसी बैचमेट की हो सकता है, किसी की हो, लेकिन वो उन्होंने देखा। तो ये एक सच्चाई है, जब हम लिखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटा होता है। लेकिन अब जैसे ये उपन्यास है, इसमें 4 मर्डर हुए, मर्डर तो किसी का भी नहीं हुआ है ना, वो तो मेरे दिमाग की उपज है, वो मेरी कल्पना है। लेकिन फेसबुक पोस्ट जो है वो असली है, वहां से कहानी घूम के फिर मैं ले गया, ये मेरा कमाल है, मेरे दिमाग का कमाल है। तो आप लिखो, शुरू करो, सोचो कि आप क्या लिखना चाहते हो और फिर वहां से आगे बढ़ो। धन्यवाद सर। मेरा दूसरा सवाल एक और है, जैसे कि अभी क्राइम फिक्शन था और उसकी अगर बात करें तो वो भी न्यूज रूम से ही अगर जुड़ा हुआ माना जा सकता है और ये आपका नॉवेल भी न्यूज रूम से जुड़ा हुआ है। मैंने पढ़ा, हाँ मैंने पढ़ा, वो अच्छी कहानी। लेकिन इसके अलावा आपके लिए मैं अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ तो मैं आपके यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ जो आप स्टोरी टेलिंग करते हैं। अगर आप लेखक नहीं भी होते तो आप एक अच्छे अभिनेता हो सकते हैं, क्योंकि स्टोरी टेलिंग में सर का मैं बिल्कुल बड़ी बारीकी से नोटिस करता हूँ। क्योंकि जब आप स्टोरी टेलिंग में जहाँ पे वो लाइन्स बदलती हैं कि कहीं पे भाव बदलता है तो 10 सेकंड में ही आपकी चेहरे पे स्माइल आ जाती है, 10 सेकंड के अंदर ही आप उदास हो जाते हैं। कुछ दिनों पहले ही आपकी वो एक कहानी सुनी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसमें आप और एक माया और आपका रवि तो ये माया रवि, तो उस कहानी के अंत तक वही आ गया सर मेरे दिमाग में भी कि माया मिली न राम तो ये आया। लेकिन जो मेरा वास्तविक सवाल है, इच्छा ही है, सवाल नहीं है, कि हर एक लेखक जो गद्य लिख रहा है आजकल वो कहीं ना कहीं कवि भी होता है। तो आपकी जो पसंदीदा कोई कविता है क्या, अगर आप सुनाएं तो? पसंदीदा कविता नहीं है, मैं पढ़ देता हूँ। मेरी ऑबिचुअली आप लिखना, मैं क्यों लिखूं? क्योंकि आप लिखोगे तो मैं देख पाऊंगी ना। मतलब मैं चाहती हूं कि आप मेरी ऑबिचुअली अभी लिखो, मैं उसे देख लूंगी तो मुझे पता रहेगा कि आपने क्या लिखा। कुछ गलत होगा तो मैं उसे ठीक कर दूंगी। ये क्या बकवास है? सच ही तो है। अभी लिखे ना, मैं अपनी ऑबिचुअली अप्रूव करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि आप मेरे बारे में क्या लिखेंगे। मैं उसका चेहरा देखता रह गया। तुम्हारे मरने के बाद लिखूंगा। मरने के बाद इंसान कुछ नहीं सोचता, मैं भी नहीं सोचूंगी। मरने के बाद क्या फर्क पड़ेगा कि आपने क्या लिखा? वो बोल रही थी, मैं चुपचाप उसका चेहरा देखता रहा। क्या लिखना चाहिए मुझे उसकी ऑबिचुअली में? मैं सोचने लगा। एक स्टार जो आदर्श भी था और शापित भी, महज 34 साल की उम्र में नैना वशिष्ठ का निधन हो गया। विरोधाभास से भरपूर एक पहेली, चाहत की ख्वाहिशमंद लेकिन कमिटमेंट से दूर, शोहरत की लालची लेकिन उदारता से दूर, दौलतमंद होने की कामना लेकिन पैसा लुटाने में माहिर, बला की जिद्दी। नैना में वो सब कुछ था जो उसे नहीं करना चाहिए था। नंबर 1 की पायदान पर थी लेकिन इनसिक्योर थी। सामान्य घर से आई थी लेकिन अहंकार से भरपूर। बोलिए ना, क्या लिखेंगे मेरे बारे में मेरे मरने के बाद? उसकी आवाज़ से मेरा ध्यान भंग हुआ। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम अपनी ऑबिचुअली लिखो तो तुम क्या लिखोगी? मैंने कहा। उसने सोचा, फिर बोलने लगी। ये स्वीकार करने में बहुत पीड़ा है, दर्द है, तकलीफ है, लेकिन सच ये है कि आखिरकार मेरी मौत हो गई। हर किसी ने कहा था कि ये एक दिन होना ही है, लेकिन ये ना मैं सुनना चाहती थी, ना अनुभव करना चाहती थी। मैं मरना नहीं चाहती थी, मुझे जीने की बहुत तमन्ना थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे बहुत पसंद है
झूठी हों अफसाने हों। फर्ज करो ये जी की विविधता जी से जोड़ सुनाई हो। फर्ज करो अभी और हो इतनी आधी हमने छुपाई हो। फर्ज करो तुम्हें खुश करने के ढूंढे हमने बहाने हो। फर्ज करो ये नैन तुम्हारे सचमुच के मैं खाने हो। फर्ज करो ये रोग हो झूठा झूठी पीत हमारी हो। फर्ज करो ये रोग हो झूठा झूठी पीत हमारी हो। फर्ज करो इस पीत के रोग में सांस भी हम पर भारी हो। फर्ज करो ये जोग विजोग का हमने ढोंग रचाया हो। फर्ज करो ये जोग विजोग का हमने ढोंग रचाया हो। फर्ज करो बस यही हकीकत बाकी सब कुछ माया हो। छत पर बैठी अपने बाल सुखाती हो। फर्ज करो तुम छत पर बैठी अपने बाल सुखाती हो। फर्ज करो कि धूप का उस दिन कुछ कुछ रंग गुलाबी हो। फर्ज करो तुम बैठे बैठे गहरी सोच में खो जाओ। बाल सुखाना छोड़ के सर घुटनों पर रख कर सो जाओ। फर्ज करो इस नींद में तुमने देखा ऐसा सपना हो। बेकल होकर मन ये चाहे काश ये सपना अपना। फर्ज करो तुम खत लिखने को कागज कलम उठाती हो। फर्ज करो तुम खत लिखने को कागज कलम उठाती हो। खत लिखने से पहले कागज को खुशबू खूब लगाती हो। फर्ज करो अलकाब पर आकर कलम तुम्हारी रुक जाए। नजर तुम्हारी धक धक करके दिल की जानिब रुक जाए। नजर तुम्हारी धक धक करके दिल की जानिब रुक जाए। फर्ज करो एक नाम लिखो। फर्ज करो एक नाम लिखो और लिख कर काटो फिर लिखो। फर्ज करो एक नाम लिखो और लिख कर काटो फिर लिखो। फर्ज करो सपने अफसाने खत का नाम मोहब्बत हो। फर्ज करो हम दोनों के दिल एक ही साथ धड़कते हैं। फर्ज करो हम दोनों के दिल एक ही साथ धड़कते हैं। फर्ज करो ये सारी बातें फर्ज ना करनी पड़ती। वहाँ फादर मेरे थे, मेरी माँ राजस्थान में रहती थी, पापा की रेलवे में जॉब थी, वो बरेली चले गए, तो मेरा जन्म बरेली में। पढ़ाई लिखाई बरेली हुई, बरेली में ही मैं अमर उजाला, दैनिक जागरण, आज तीनों पेपर में मैंने काम किया। फिर वाया मुरादाबाद दिल्ली आ गया टीवी चैनल। देश का पहला प्राइवेट टीवी स्टेशन स्टार्ट हुआ था, उसका नाम था TVI। बिजनेस इंडिया ग्रुप ने उसको लॉन्च किया था 1994। 4 साल उसमें काम किया। वहीं से एंकरिंग स्टार्ट की, ऑन एयर आना शुरू किया था मैंने। और उसके बाद मैं चला गया दूरदर्शन में। दूरदर्शन ने एक ब्रेकफास्ट शो स्टार्ट किया था 1998 में, जिसका नाम था सुबह सवेरे। मैं उस सुबह सवेरे का प्रोड्यूसर भी था और उसका एंकर भी था। मैंने उसको 2 साल प्रेजेंट किया, 1.5 साल। और फिर आज तक जब 24 आवर्स का न्यूज़ चैनल लॉन्च हुआ, उससे 6 महीने पहले मैंने उसको ज्वाइन कर लिया था और मैं आज तक की फाउंडिंग टीम का मेंबर था। आज तक में रहा। आज तक के बाद में फिर दूरदर्शन चला गया। एक बार फिर दूरदर्शन ने जब DD न्यूज़ लॉन्च किया उसमें, उसके बाद दैनिक जागरण ग्रुप ने चैनल लॉन्च किया था चैनल 7। तो चैनल 7 का एडिटर मैं था। मैंने चैनल 7 लगाया, लॉन्च किया, मैं उसका फेस था। वहाँ 12 साल मैंने काम किया। चैनल 7 बाद में IBN 7 हुआ और आज वो न्यूज़ 18 के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में पिछले 6 साल से आज तक में ये मेरी जर्नी है, इतनी सी। लिखने का कीड़ा अभी कुछ साल पहले आ गया तो लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि पढ़ने का बहुत शौक था। ये सारे नाम जो मेरठ के थे ये लोग लिखा करते थे, मैं इनको पढ़ता था। पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि लिखना चाहिए। कुछ दिमाग में आया, कुछ कहानियाँ लिखनी शुरू की। कहानियाँ मुकम्मल नहीं हुई, फिर एक कहानी बन गई। वो कहानी थी नैना, जो मेरा फर्स्ट नावल था। नैना एक न्यूज़ एंकर की कहानी थी, उसका मर्डर हो जाता है। वो ख्याल भी एक दिन आया था, न्यूज़ रूम में बैठे बैठे एक एंकर को देख रहा था। उस दिन उस एंकर को लेके बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी, बहुत हंगामा मचा हुआ था सब जगह, ट्विटर पे, फेसबुक से। मेरे दिमाग में आया अगर इसका मर्डर हो जाए तो क्या होगा। अब उसका मर्डर अगर हो जाए तो आप सोचिए, जिसको देश का प्रधानमंत्री फॉलो करता है, तो कितनी भयानक पॉलिटिक्स होगी उस पर। कौन कौन सोचेगा कि किसने मार दिया इसको। तो वहाँ से उस एक थॉट से किसी को देख के एक ख्याल शुरू आया और उसको उपन्यास लिखना शुरू कर दिया।
पिशाच पढ़िएगा तो आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। जो नाम आपने अभी लिया उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा और बाकी लोगों का भी जवाब मिल जाएगा आपको। तो पिशाच में सारी कहानी है। ये आपने बहुत गलत फंसा दिया, सब ऑफिशियली पर एंड में मैंने कहाँ खत्म किया है? अच्छा तुम बताओ क्या? आप कुछ कह रहे थे? तो हमारी मध्यमवर्गीय परिवार है, उन्हें कहते हैं कि जो बच्चे मैथ फिक्शन पढ़ेंगे तो बिगड़ते चले जाएंगे, बच्चों के हाथ से किताबें छीन ली जाती हैं, सामान्यता। ऐसा ही हमारे साथ हुआ। मैं बचपन में मैंने अपने 7वीं क्लास में या 6वीं क्लास में मैंने एक उल्टा उपन्यास पढ़ा था। सबसे पहले तो छीन के इतना नहीं आता ही पढ़ा था, घर के बच्चों ने छीन के रखवा दिया। अब मैं पिछले 3-4 साल से बुक पढ़ पा रहा हूँ, जो भी मेरे मन की चीज़ें हैं, हिंदी की पुस्तकें। बेटा मैं मनोहर कहानियाँ और सत्य कथा आलोचना झेलनी पड़ती होगी, और आलोचना झेलने के बाद क्या आप भी उदास होते हैं? मैंने पढ़ के कुछ बुरा लगा तो तुम को अगर अपनी पढ़ाओगे तो वो कहेंगे कि ये नहीं पढ़ना चाहिए। मैं तो अगर नॉवेल पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सब का सारा सामने घट रहा है। एग्जैक्टली। तो जो बाकी नॉवल हैं और जो नैना और पिशाच में फ़र्क है वो यही फ़र्क है कि ये हमारे आज के समाज की कहानियाँ हैं। ये किसी ऐसी दुनिया की कहानी नहीं है जो है ही नहीं कहीं। आप ये समझो, ये मॉडर्न स्टोरी है, आज के दौर की स्टोरी है कि लोग कैसे बात करते हैं एक दूसरे से, कैसे रिएक्ट करते हैं, रिलेशनशिप्स कैसे बनती हैं, बिगड़ती हैं। नैना की पूरी कहानी रिलेशनशिप की स्टोरी है ना? उसकी लाइफ में कौन आता है, कैसे आता है, कैसे टीवी इंडस्ट्री के अंदर रिलेशनशिप बनती है, बिगड़ती है, क्या होती है ना? सब कुछ है उसके अंदर। पूरे समाज की कहानी है कि छोटा सा इंसान एक छोटे से शहर से निकल के आके सडनली सुपरस्टार हो जाता है, फिर उसकी लाइफ में क्या होता है, वो कहानी है। तो मुझे लगता है कि क्राइम फिक्शन को लोग नई नज़र से देखेंगे, वो तब देखेंगे जब ऐसे कार्यक्रम होंगे, है ना? आज हम सब लोगों के बीच में बैठे हुए क्राइम फिक्शन डिस्कस कर रहे हैं। कौन सोच सकता था 2 साल पहले कि क्राइम फिक्शन जो है वो एक संभ्रांत घरों के लोग बैठ के क्राइम फिक्शन की बातें सुन रहे होंगे? कोई नहीं सोच सकता। तो ये बदलते वक्त की बात है, क्योंकि हम OTT के ऊपर इतना क्राइम देखते हैं और हम समझ गए हैं कि वक्त बदला है, माहौल बदला है, अब लोग ज़्यादा मैच्योर हुए हैं, वो हर तरीके की चीज़ पढ़ना चाहते हैं। तो क्राइम फिक्शन में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मज़ा आता है उसको पढ़ने में। क्या था यार, भूल गया। रोचक के लिए तो लिख नहीं रहा, मैं तो आपके लिए लिख रहा हूँ, मेरे तो पाठक आप हो। अगर आज आपने मुझे पढ़ लिया, पहला उपन्यास नैना पढ़ा, तो आप पिशाच भी पढ़ोगे और अगले 20 साल तक जो मैं लिखूंगा वो पढ़ोगे। तो मैं आपकी चिंता करूंगा, ना कि मैं उस आलोचक की चिंता करूंगा जो उसको मेरी किताब पढ़नी नहीं। तो मैं क्यों परवाह करूंगा उसकी? परवाह नहीं करता, लेकिन यस, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उस पर ध्यान जरूर दूंगा कि भाई अगर वो कह रहे हैं तो कुछ सोच के कह रहे होंगे, उनकी नज़र होगी। लेकिन अभी तक तो ना नैना के बारे में किसी ने बुराई की थी, किसी भी आलोचक ने, हिंदी साहित्य के किसी भी एक इंसान ने नैना की बुराई नहीं की और पिशाच की भी नहीं की है। आप भगवान दास मोरवाल जी का आपने अगर नाम सुना हो, भगवान दास मोरवाल ने समालोचन के ऊपर इतना बड़ा इसके बारे में लिखा। उनका कहना है कि ये हिंदी लिटरेचर क्यों नहीं हो सकता, हम इसको हिंदी साहित्य क्यों नहीं मान सकते। कल प्रभात रंजन जी के साथ बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि आपने तो कमाल कर दिया है, वो जो धारा थी उसको खत्म कर दिया है, उसको तोड़ दिया है। साहित्य और लुब्धि साहित्य जिसको कहा करते थे वो खत्म कर दिए, सारी दीवारें आपने गिरा दी, खाइयाँ बंद कर दी, है ना? तो फर्क है। इसलिए आलोचना की तो कभी परवाह किसी की करनी नहीं चाहिए। आलोचना के चक्कर में क्या होगा, तुम लिखना बंद कर दो। तुम सोचोगे यार मैं क्यों, उनको लोगों को पसंद नहीं आएगा, वो छोड़ दो, पहले लिख डालो, बाद में देखी जाएगी ना क्या होगा। और हम किताब के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाए थे। कुछ कलम के सेशंस हुए थे, वर्चुअल हुए थे वो भी। मैं ऑफलाइन एक जगह गया था, वो भी इस साल गया था, वो जयपुर गया था, बाकी कहीं नहीं जा पाया। भुवनेश्वर, रायपुर वो सब किया था हमने, लेकिन वो ऑनलाइन था। पिशाच के साथ क्या हुआ, मैं पिशाच के साथ आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना। जितना एक साल में हम नैना सेल नहीं कर पाए थे, उससे ट्रिपल सेल पिशाच की हो गई। वो क्यों हो गई ये हमको समझना पड़ेगा। यस मैम। जिन लोगों ने नैना पढ़ा, सपोज 2000 लोगों ने नैना परचेज की और पढ़ी, आज वो 2000 का एक बेस तैयार हो गया और उनकी माउथ पब्लिसिटी से वो 2000 बढ़ के 6000 पहुंच गया। ठीक है। प्लस मैं बहुत एक्टिव हूँ अपने
रीडर के साथ। वो अगर मुझे कुछ लिखता है, वो किसी भी मीडियम पे लिखे, वो फेसबुक पे लिखे, इंस्टाग्राम पे लिखे, ट्विटर पे लिखे, मैं उसका जवाब देता हूँ, उसके साथ एंगेज करता हूँ, उसको बातचीत करने के लिए, समझने के लिए कि वो चाहता क्या है। आजकल अब वो रीडर नहीं रहे जो चुपचाप पढ़ के आपकी किताब रख देते। हर आदमी का अपना एक ओपिनियन है, समाज के बारे में भी है, पॉलिटिशियंस के बारे में भी है और राइटर्स के बारे में भी है। वो आपके साथ बात करना चाहता है। और ये मुझे समझ में आता है अपनी बेटी को देख के कि वो कैसे बात करती है, क्या करती है। वो फोन पे बातें नहीं करती, फोन लगा के किसी को इंस्टाग्राम पे बात करती हो, किसी से ट्विटर पे डीएम कर रही होगी, कुछ कर रही होगी। उसने भी 1-2 बार ये किया, उसने किसी का नॉवल पढ़ा, उसको लिख के मेल भेज दिया या कुछ कर दिया तो उधर से जवाब आ गया। तो मुझे रियलाइज हुआ कि राइटर का काम सिर्फ इतना भर नहीं होता कि उसने अपना नॉवल लिख दिया। राइटर का काम अपने पाठक के पास, अपने रीडर के पास जाना भी होता है, उससे बात भी करनी होती है, उसको ये समझाना भी होता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ने का कल्चर खत्म हो गया, इस कल्चर को डेवलप करने की जरूरत है। जो कलम प्रभा केतन फाउंडेशन बहुत अच्छे से ये काम कर रहा है। इस तरीके की गैदरिंग, छोटे छोटे शहरों में हम जाते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, उनको किताबें दी जाती हैं, वो किताबें पढ़ते हैं, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ये एक ऐसी शुरुआत है जो आज से 10 साल के बाद हम देखेंगे कि हमारे यहाँ किताबें कितनी ज़्यादा पढ़ी जा रही हैं, कितने ज़्यादा नए लेखक तैयार हो रहे हैं। ये उसकी वजह तो मैच्योरिटी की जो बात हो रही थी, ये मैच्योर हो रहा है, वो समझ रहा है, डिस्कशन करता है वो। मेरे को हर रोज कम से कम 15, 20, 25 लोग हैं जिनके मेल के जवाब देने होते हैं या कुछ करना होता है। वो तरह तरह के सवाल पूछते हैं, फनी भी होते हैं कई बार। तो इस नॉवल में किसी ने मुझे मेल भेजा कि मैं गूगल कर रहा हूँ, 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ, और राजा तो मुझे मिल ही नहीं रहा, उसका कहाँ मर्डर हो गया राजा का, ऐसा तो कोई राजा ही नहीं है। तो मैंने कहा यार वो है नहीं, वो तो फिक्शन है। तो उसने कहा अरे मैं तो समझ रहा था कुछ असली है इसके अंदर। तो ऐसा भी होता है, लोग उसको इतना सीरियसली लेते हैं नॉवेल पढ़ के, उनको लगता है कि सब कुछ सच्चा है। उसके राइट्स परचेज करना चाहती हैं जी। लास्ट ईयर किसी ने ले लिए थे, प्रोडक्शन हाउस ने ले लिए थे, बट पिशाच के लिए, पिशाच लॉन्च हुआ है 23 अगस्त को और आज हम बैठे हैं 20 तारीख को, 1 महीना भी नहीं हुआ है। अब तक 4 कंपनियां मुझे अप्रोच कर चुकी हैं इसके राइट्स के लिए। पिशाच एक्चुअली एक माइलस्टोन है हिंदी राइटिंग में। क्राइम फिक्शन क्यों कहें, हम टोटल हिंदी राइटिंग में इसकी जितनी पब्लिसिटी हुई है, जितना इसकी सेल हो रही है, जितना इसके बारे में लिखा जा रहा है, पिछले 8-10 साल में या 15 साल में इतना किसी नॉवल के बारे में नहीं लिखा गया। ये एक सच्चाई है। तो मैं सीरीज के लिए उन्होंने लिया है, वेब सीरीज के लिए। ये एग्रीमेंट में ये होता है कि वो जो चाहे उसको बदल सकते हैं, वो उनका राइट्स है, वो क्या करेंगे उसमें। और टीवी की अपनी डिमांड होती है, वो उसमें राइटर का कोई रोल नहीं होता। राइटर का इतना रोल होता है, मैंने एक ही चीज़ उनसे कहा है, क्योंकि दोनों ही मेरे नॉवल में न्यूज़ रूम बहुत स्ट्रॉन्ग है, टेलीविज़न न्यूज़ रूम। और मुंबई की प्रॉब्लम ये है कि मुंबई इंडस्ट्री में किसी को न्यूज़ रूम पता नहीं है कि टीवी न्यूज़ रूम फंक्शन कैसे करता है, हम काम कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों ने पाताल लोक देखी होगी, पाताल लोक में न्यूज़ रूम दिखाया गया, बहुत ही घटिया न्यूज़ रूम दिखाया, बहुत ही गलत दिखाया है। वैसे हमारा न्यूज़ रूम होता नहीं है। तमाम जितनी फिल्में बनी, शाहरुख खान की बनी हो या किसी की भी बनी हो, बहुत ख़राब न्यूज़ रूम दिखाते हैं। बहुत शायद 1 या 2 कोई फिल्म होगी जिसमें अच्छा न्यूज़ रूम उन्होंने दिखाया होगा। आई थिंक पीके का न्यूज़ रूम परफेक्ट था, पीके में न्यूज़ रूम ठीक दिखाया था उन्होंने। उसके अलावा और किसी उसमें, तो मैंने एक कंडीशन रखी है उसमें कि जो वेब सीरीज बनेगी, न्यूज़ रूम के सीन मैं सुपरवाइज करूँगा, उनकी राइटिंग को मैं देखूँगा, कुछ गलत तो नहीं था, क्योंकि उसमें मेरा नाम जो है वो स्टेज पर है। मेरा नाम खराब होगा मेरी इंडस्ट्री में कि मैंने नॉवल लिखा है और न्यूज़ रूम गलत जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। उतनी कंडीशन मेरी है, बाकी कोई कंडीशन नहीं है। यानी सो क्या मैं पढ़ी थे, आज हमें पढ़ी और अपने हिंदुस्तान टाइम्स का जो बिजनेस पेपर है नीट उसमें जी। तो ये नीरज के साथ संयोग कैसे बना वो जानना चाहता है। बस सर संयोग तो काम करते करते बन गया, एक ही फील्ड में काम करते थे और संयोग बन गया।
ऊपर से हॉस्पिटैलिटी पार्टनर क्रिस्टल पैलेस एंड मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण का भी बहुत आभार रहेगा। एंड आई वुड लाइक मिसेस अनीता गुप्ता टू गिव अ मोमेंटो टू यस मैम। मैं तब तक वेट रिचर्ड टू यार सबसे बड़ी किताब सोशोलॉजी बहुत बहुत शुक्रिया कलम मेरठ, प्रभा केतन फाउंडेशन, श्री सीमेंट्स, एहसास वुमन और क्रिस्टल पैलेस होटल एक खूबसूरत यादगार शाम के लिए यहाँ मेरठ की धरती पर मेरठ के लोगों के साथ संवाद करके मुझे बहुत आनंद आया। बड़े इंटरेस्टिंग सेशन ये रहा और ये सालों साल मेरे जहन में, मेरे दिल में याद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी कर